अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपसे ये कहा था, ये स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी कि डी की वैल्यू प्लस माइनस नहीं होगी, वैसे प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि बार माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस प्लस है। यानी जब आपका साई प्लस होगा यानी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा तो फिर डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आप लेंगे फाई ए माइनस फाई बी लेंगे देन आपके पास डी की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो ये मैंने करेक्शन यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी आया है, एक क्वेश्चन है कि हमने स्टार्ट में फिगर में जो डिस्कस किया था, मैं दोबारा फिगर की तरफ भी चला जाता हूँ। जो फिगर में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये कहा था कि गलबन आपको मैं पूरी तरह समझाया, तो मैंने ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ जब न्यूक्लियस ए में है, न्यूक्लियस ए के पोटेंशियल वेल में है तो उसकी एनर्जी ई नॉट है। या फिर इलेक्ट्रॉन जब जो है न्यूक्लियस बी के पोटेंशियल वेल में है तो उसकी एनर्जी ई नॉट है। यानी मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली किसी एक न्यूक्लियस के पोटेंशियल वेल में है, न्यूक्लियस ए के पोटेंशियल वेल में है या न्यूक्लियस बी के पोटेंशियल वेल में है तो उसकी एनर्जी क्या है, ई नॉट एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे सिर्फ एक न्यूक्लियस में पोटेंशियल में जब एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ई नॉट। यानी आपके पास ये देखें ना, दोबारा ये आपके पास ये डैश्ड कर्व भी नजर आ रही होंगी। ये डैश्ड कर्व बेसिकली एक ही पोटेंशियल वेक्टर को शो करेंगे, ए को, या फिर ये डैश्ड कर्व पोटेंशियल वेक्टर बी को शो करिए। जब दोनों न्यूक्लियस कंबाइन है तो ये आपके पास सॉलिड कर्व है दोनों का ओवरऑल। लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी ई नॉट है, बाइंडिंग एनर्जी ई नॉट इलेक्ट्रॉन की सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के साथ है, सिंगल न्यूक्लियस ए के साथ या सिंगल न्यूक्लियस बी के साथ। तो ये चीज है बाइंडिंग एनर्जी। तो दूसरी बात, ये बात याद रखें, हमने जो एग्जांपल ली थी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल हमने ली हुई है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है दो हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के दो एटम्स के दो न्यूक्लियस के साथ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन में। ये लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था। उसी एक इलेक्ट्रॉन को हमने देखना है कि क्या वो सिर्फ ए के साथ अटैच रहेगा या वो ए के पोटेंशियल वेल से बी के पोटेंशियल वेल में भी जा सकता है या नहीं जा सकता। ये चीज हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक ही है, न्यूक्लियस हमारे पास दो हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? आप हम वापस चलते हैं स्लाइड नंबर 9 पे। यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो है टाइम टी नॉट पे हमारे पास टोटल वेव फंक्शन ये आ रहा है। टाइम टी नॉट पे टोटल उस इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके लिए हमारे पास टोटल वेव फंक्शन ये आ रहा है। इनिशियल टाइम पे, टाइम टी नॉट पे, जब उसकी एनर्जी क्या है, ई नॉट है, जब एक ही न्यूक्लियस ए में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि टाइम टी नॉट टी जीरो से टाइम टी जीरो पे जब वो पोटेंशियल वेल ए में मौजूद है विद वेव फंक्शन फाई ए, तो जब हम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से इंक्रीज करते हैं टाइम को हम वेरी करते हैं, तो जो रिलेटिव फेज है बिटवीन सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन वो चेंज हो जाएगा। वो हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये रिलेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसकी इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस आयोटा sin ओमेगा टी। और टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हम ये लेते हैं कि ओमेगा टी नॉट दिस इज इक्वल टू पाई। अगर हम ये लें तो फिर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास -1 हो जाएगी, क्योंकि cos पाई हमारे पास -1 होगा, और sin पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट टाइम टी नॉट। फॉर एग्जाम्पल एट टाइम टी नॉट जो है हमारे पास फेज जो है वो क्या है, ओमेगा टी नॉट है, जिसकी वैल्यू क्या है, पाई है, तो cos पाई -1 होगा और sin पाई 0 होगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर एक्सपोनेंशियल आउट ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस 0। और दूसरी बात, ये cos पाई, अगर cos ओमेगा टी, cos एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी या एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी,
हाँ, इनिशियली हम t=0 पे ले रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम पे हम ले रहे हैं, वो हम जनरल रिलेशन ले रहे हैं। उसके लिए t0 पे हमने सिर्फ अभी हमने कांस्टेंट वैल्यूज यूज किए t1। अगर आप वहां पे से t0 ले लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बेशक यहाँ पे आप t0 पुट करके उसकी वैल्यू ले लें, तो जो आपके पास वेव फंक्शन बचेगा वही होगा। हमने जस्ट t0 पे हमने d1 और dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, t को हमने रहने दिया है। अब 0 बेशक पुट करके यहाँ पे आप 28.9 से आप 28.10 इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें cos एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी के लिए राइट साइड पे यही रिलेशन होगा, यहाँ दरम्यान में प्लस का माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या होगा, इक्वेशन 28.9 जो है ये चेंज हो जाएगी, साई आर टी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 फाई ए प्लस फाई बी, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी हो जाएगा -1, तो ये आपके पास माइनस फाई ए माइनस फाई बी रह जाएगा। और इससे बाहर में आपके पास जो कॉमन फैक्टर है एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी नॉट हो जाएगा प्लस ओमेगा टी नॉट बाई 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी दिस इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट की है। तो हमारे पास यहाँ से वेव फंक्शन फिर क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, इस ब्रैकेट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाई ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 फाई बी होगा, 2 फाई बी का 2 ये बार बार 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें साई आर टी क्या आ जाएगा, फाई बी एक्सपोनेंशियल। अब देखें आपका अब जो वेव फंक्शन आ रहा है किस स्टेट में आ रहा है, फाई बी स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आपका फाई ए स्टेट में नहीं रहा, फाई बी स्टेट में चला गया आफ्टर टाइम टी नॉट। आफ्टर टाइम टी नॉट जो इलेक्ट्रॉन हमारा फाई बी स्टेट में मौजूद है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है टनल कर गया स्टेट फाई ए से फाई बी में आफ्टर टाइम टी नॉट, और जब दोबारा फिर टाइम टी नॉट मजीद टाइम टी नॉट के बाद वापस स्टेट फाई ए में चला जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन इज दस नाउ इन द स्टेट फाई बी ऑन एटम बी। it has tunneled through the potential barrier and after two full time 2t naught यानी डबल जब टाइम हो जाएगा then it will tunnel back to atom A, यानी एक आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ए से बी में गया, बी से वापस ए में आ गया, टाइम कितना टी नॉट प्लस टी नॉट 2t नॉट। तो ये 2t नॉट जो है ये इसका क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का ये टाइम पीरियड हो जाएगा, उसका ए और बी स्टेट के दरमियान मूवमेंट का टाइम पीरियड आपके पास। सो द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी फॉर द टनलिंग प्रोसेस is thus given by 2 pi by time period t, और टाइम पीरियड आपके पास क्या हो गया 2t नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है ना आपके पास ये 2 pi by 2t नॉट आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी टनलिंग प्रोसेस से ए से वापस ए से बी में और बी से फिर वापस ए में आने की। अब यहाँ पे देखना जो ओमेगा टी हमने सिंबल लिया था बेसिकली हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया था, वहां पे ओमेगा टी जो है ये टनलिंग फ्रीक्वेंसी, वहां पे ये टी सुपरस्क्रिप्ट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा था। तो इस तरह एक बात बड़ी अहम है कि अगर दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो उनके वेव फंक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन से दोनों न्यूक्लियस के साथ फाई ए और फाई बी, अगर उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितने ज्यादा क्लोज होंगे न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा टनलिंग होगी, यानी टनलिंग बैक एंड फोर्थ उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, जितनी ओवरलैपिंग क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये टनलिंग प्रोसेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में। सूसन जो आपने स्टडी किया हुआ है अल्फा डिके प्रोसेस एटॉमिक न्यूक्लियर या न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो एटॉमिक न्यूक्लियर में जो अल्फा डिके है वहाँ पे अल्फा डिके अल्फा पार्टिकल जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर पोटेंशियल को बैरियर को क्रॉस करके ही जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। डिके प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर पोटेंशियल के बैरियर को टनलिंग प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करता है और न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करता है और डिके अल्फा डिके स्टार्ट होता है। अल्फा डिके में भी टनलिंग होती है ना, वरना तो न्यूक्लियर बैरियर के न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है उसके बैरियर को क्रॉस करना अल्फा पार्टिकल के लिए मुश्किल है, टनलिंग के थ्रू ही उसे क्रॉस करता है और फिर उसी के साथ ये फिनोमेना जो है डिके प्रोसेस वो डेवलप होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, द टनलिंग इफेक्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन की हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है।